नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इंदौर बेस्ड एक कंपनी की। ये कंपनी सेल्स फोर्स और सर्विस नाउ जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती है और वहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करती है और कंपनी का नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के वीडियो में जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल भाषा में। आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट हो सकती है या एक शॉर्ट टर्म प्ले है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने 2-3 दिन पहले अपने रिजल्ट्स जब डिक्लेयर किए क्वार्टर 3 के, तब इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस शेयर के रूप में देंगे। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स में इस कंपनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो कंपनी ने एक बहुत ही छोटे स्टार्टअप से इंदौर में 2000 में शुरुआत की, सन 2000 में, ईयर 2000 में, और उसके बाद एक कंपनी के फॉर्म में ये बनी 2011 में, 2011 में। और उस समय इस कंपनी का नाम रखा गया इन्फोबीन्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद 2012 में इस कंपनी का नाम बदलकर इन्फोबीन्स सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 2015 में इस कंपनी का नाम फिर बदल दिया गया और इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज कर दिया गया। और 2015 में ही इस कंपनी को वापस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 2015 में ही इसकी लिस्टिंग हुई आईटीपी एनएसई आईटीपी प्लेटफॉर्म पे या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। तो ये आईटीपी प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये छोटा प्लेटफॉर्म है छोटी कंपनीज के लिए, और वहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी लिस्टिंग होती है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे, आईटीपी प्लेटफॉर्म पे, जैसे नाम से ही जाहिर है, इंस्टीट्यूशनल केवल ट्रेड कर सकते हैं, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड नहीं कर सकते। 2017 में इन्होंने अपनी डीलिस्टिंग करा ली इस प्लेटफॉर्म से, यानी आईटीपी से। और इन्होंने 2017 में ही एसएमई, जो एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी लिस्टिंग करवाई। और जो आईपीओ उस टाइम लाए ये, वो आईपीओ जो था वो 58 रुपीज़ में लाए, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। और रिटेल कैटेगरी में ये 26 टाइम सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 33 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आज का भाव अगर देखें तो ये भाव लगभग 850 रुपये का विद फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, 16-17 गुना ये लगभग 9 साल में हो गया है। बाद में इस कंपनी की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई के जो मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हुई। तो इस प्रकार से अब ये कंपनी एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड है। अब इनके कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करें या जिसमें किस प्रकार का चेंज आया है, तो देखिए, इन्होंने 2021 में पहला तो एक बाईबैक किया। उसके अलावा इन्होंने मई जून 2025 में, यानी पिछले साल, इन्होंने शेयर बाईबैक किया। लगभग उसका अमाउंट था 10 करोड़ रुपया। और जो टोटल इनकी इक्विटी थी उसका 0.88% इन्होंने बाईबैक किया। किस भाव में किया? 464 रुपीज़ के भाव में। अभी जो रिजल्ट इनके आए हैं अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इन्होंने हर एक शेयर के बदले में 3 बोनस शेयर देने की घोषणा की है। और इस कंपनी की जो इस बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट है अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, अनाउंस नहीं की है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, बेसिकली इनके 2 वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और जो दूसरा वर्टिकल है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से इनका जो बिजनेस आता है वो 52% आता है, रेवेन्यू इनका जो आता है वो 52% आता है। और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 48% आता है। अब ये दोनों वर्टिकल्स को एक एक करके सरल भाषा में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये इन दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये, आप कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हो तो उसका आइडिया, यानी उसके कंसेप्चुलाइजेशन से फाइनल डिलीवरी करना, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे चाहे वो कार का इंजन हो या सॉफ्टवेयर हो, तो उसको पहले ये आखिर क्या काम करेगा, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, वो सोचना। उसके बाद उसको डिज़ाइन करना, डिज़ाइन करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करना। इंजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना, उसके बाद उसको डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो, ये जितनी भी चीज़ें होती है, तो ये जो चीज़ होती है ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आती है। तो चूंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है, तो ये अन्य कंपनीज के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाती है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी क्या जो
प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उससे रिलेटेड ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाते हैं और ये ग्राहक को अपने देते हैं। अब ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को ये जिस तरह का काम करते हैं उसको एक अगर उदाहरण से समझें तो एक मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको कोई सॉफ्टवेयर बना या ऐप बनाना है ऐसे समझ लीजिए। तो ऐप इस प्रकार का बनाना जिसमें लैंग्वेज की लर्निंग हो सके। तो जैसे डुओलिंगो करके एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है या ऐप है, तो उसी तरह का मान लीजिए कोई ऐप इनको बनाना है। अब जो इनका क्लाइंट है वो ये कहता है कि साहब बाजार में भरे पड़े हैं इस तरह के जो लैंग्वेज सिखाने वाले ऐप्स, मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए जो जो जिसमें लर्निंग जो हो ना वो फन हो, मतलब मजा आए, और उसमें प्रोग्रेस जो है ना वो प्रॉपरली हम जो भी स्टूडेंट है, जो भी ऐप का यूजर है, वो आसानी से एनालाइज कर सके। अब ये क्या करेंगे, ये उस जो वो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, यानी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके ऊपर ये विचार करेंगे। तो वहां से फिर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऐप बनाएंगे या कहें। अब वो जो छोटा सा ऐप बनेगा उसमें केवल एक ही लैंग्वेज के लिए वो इस्तेमाल होगा, मतलब ट्रायल के लिए होगा। तो एक ही लैंग्वेज पहले उसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। फिर उसके बाद जब आपका ग्राहक इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये एक लैंग्वेज से रिलेटेड जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करता है, उसके बाद एक्चुअल उसकी टेस्टिंग होगी जिसको बीटा वर्जन बोलते हैं। तो वो पहले डाल के देखेंगे भाई ये किस तरह का परफॉर्म करता है, और उसके बाद एक जो है इसके ऊपर जो अन्य लैंग्वेजेस, जैसे पहले मान लीजिए अंग्रेजी सीखने का वो ऐप था, उसमें फिर जर्मन भी डाल सकते हैं, फिर रशियन भी डाल सकते हैं, फिर फ्रेंच भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके एक एक करके लैंग्वेज उसमें आगे डाली जाती है और उनकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ तक हो गया, फिर वो जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। जब जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च हो गया तो अब जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे आप देखते होंगे जो प्ले स्टोर होता है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन रिव्यूज को पढ़ के इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती हैं, और उसके बाद उसमें नए नए फीचर्स ऐड करती जाती हैं, और जब तक ग्राहक चाहता है तब तक वो उस जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या ऐप है उसको मैनेज करती है। इनका रेवेन्यू किस प्रकार से आता है? अब दो प्रकार से यहाँ पर रेवेन्यू हो सकता है। एक तो क्या है कि जो इनका क्लाइंट है वो इनको ये कह दे कि भाई बात ये, मैं तो आपको ये वाला मेरा प्रोडक्ट आपको बना के दे दो और मेरी रिक्वायरमेंट ये, और मैं आपको एक वन टाइम फीस आपको दे दूंगा, टोटल फीस आपको दे दूंगा। तो वो जो जो रेवेन्यू आता है वो वन टाइम रेवेन्यू होता है, तो उसको प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट आपने किया, वो आपने उससे पैसे लिए और आपका काम खत्म हो गया, यानी आपका उस कस्टमर से रिलेशनशिप जो है ना वो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं। दूसरी तरह का जो मॉडल होता है इसी में, वो होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। भाई हम डेवलप कर देंगे और डेवलप करने के बाद जो उसकी जो कॉस्ट होगी, डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी, वो तो धीरे धीरे हम लेते ही रहेंगे, मतलब टुकड़ों में हम ले लेंगे। उसके बाद आपका और मेरा यानी इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज का और इनके क्लाइंट का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है कि भाई जब तक ये एप्लीकेशन हम चाहें, यानी जब तक उनका क्लाइंट चाहे तब तक इन्फोबीन्स उसको मेंटेन करे, और मेंटेनेंस के लिए वो इनसे कुछ पैसा चार्ज कर दो। एएमसी जो होता है उस टाइप का बिजनेस है ये। तो वो जो एक दूसरा रेवेन्यू, वो जो ये सेकंड टाइप का जो रेवेन्यू है यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो रेवेन्यू है, ये रिकरिंग रेवेन्यू होता है, हर साल इनको रेवेन्यू आता है, और जो कस्टमर है इनका, जो क्लाइंट है उनके साथ इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहती है। अब इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि हो सकता है उस कस्टमर को या क्लाइंट को कोई और रिक्वायरमेंट भी आ जाए, वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप इस कंपनी ने किया है उसके अलावा। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से जो एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने से फायदा होता है, उसी तरह इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज टाइप की कंपनीज को भी, या किसी भी अन्य कंपनी को लॉन्ग टर्म क्लाइंट से रिलेशन रखने में आगे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। दूसरा इनका जो बिजनेस वर्टिकल है उसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि आप जो है पेपर बेस्ड सिस्टम से आप डिजिटल बेस्ड या कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ जाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए कोई एक शॉप है, एक शॉपकीपर है। वो जो शॉपकीपर है पहले सारा काम मैनुअल करता था, हिसाब किताब मैनुअल रखता था, ग्राहक को जो बिल देना होता वो मैनुअल हाथ से लिख के वो देता था। लेकिन अगर मान लीजिए
वो जो है वो डिजिटल की तरफ चला जाए, यानी वो अपना खाता बही, अपना हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटराइज कर दे, और इस तरह की सर्विसेज कंप्लीटली अगर वो कंप्यूटराइज अपनी दुकान को कर दे, जिसमें इन्वेंट्री भी मैनेज हो, जिसमें ग्राहकों का डेटा भी हो, उनका मोबाइल नंबर भी हो, तो वहाँ से वो एक कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाल सकता है, वहाँ से कोई इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है, और वो इस प्रकार के डिसीजन जो होते हैं बिजनेस की ग्रोथ में सहायक होते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम होता है जहाँ पर पेपर से हटकर आप डिजिटल की तरफ जाते हो, तो उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी तरीके से एक टाइप का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हो सकता है जिसमें आपका जो सिस्टम है ना, है तो कंप्यूटराइज लेकिन वो पुराना सिस्टम है, तो वो जो है उसको अगर मैं नया सिस्टम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं, तो वो जो चीज़ है वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये जो कंपनी इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनीज की मदद करती है। तो किस प्रकार से मदद करती है, देखिए, ये जैसे सर्वर पे डेटा रखता है, किसी की वेबसाइट है तो किसी पर्टिकुलर सर्वर पे डेटा रखा हुआ है किसी कंपनी का या किसी शॉप का, तो वहाँ से ये क्लाउड माइग्रेशन या कंप्लीट ऑटोमेशन सर्विसेज जो है वो उस कंपनी को या उस ग्रुप को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, पुरानी एप्लीकेशन हो गई, स्लो रन करती है, नए प्लेटफॉर्म्स, नई नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, तो उसको जो एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन में मदद करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक और टूल यानी इस तरह का सिस्टम भी ये बनाते हैं जिससे जो कंपनी है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसको अपनी एआई के थ्रू, एआई लेड सॉल्यूशंस के थ्रू उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है ग्लोबल मेजर से, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज से। तो उसमें जैसे है सेल्स फोर्स है, ये सर्विस नाउ है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। तो सेल्स फोर्स के बारे में तो शायद आप जानते हो, ये एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली ग्राहक का डेटा है ना वो स्टोर करती है, और वहाँ से आपको इंटेलिजेंट उस डेटा को प्रोसेस करके ये निकालती है, तरह तरह की रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप उस सेल्स फोर्स के जो सिस्टम है उसके थ्रू, अगर आपने सेल्स फोर्स अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर रखा है तो। और वहाँ से आप टारगेटेड सेलिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी कंपनी को जिसने मान लीजिए सेल्स फोर्स का सॉफ्टवेयर ले रखा है, उसको क्यों आवश्यकता पड़ती है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज की सर्विस लेने के लिए। तो होता ये है कि आप इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि आप एक वॉशिंग मशीन लेके आए। अब वॉशिंग मशीन तो आप ला के रख दिया, आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद वो वर्किंग के लिए आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि ड्रेनेज कहाँ है, इनलेट कहाँ है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉपर फाउंडेशन उसकी है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अगर वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगी तो या तो वो मशीन खराब हो जाएगी, या कपड़े ढंग से नहीं धुलेंगे, या वो मशीन चलेगी नहीं अगर वो फुली ऑटोमेटिक हुई और पानी का प्रेशर प्रॉपर नहीं आया तो जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है ना, जहां पर वो एग्जिस्टिंग कंपनी का जो सिस्टम है, किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीद लिया सेल्स फोर्स का जो सीआरएम का सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब उसको इंस्टॉल करना है उसके कंपनी के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना उसके साथ उसको अटैच करना है, ताकि ये सेल्स फोर्स का ये सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली काम करे। तो उस चीज में ये, चूंकि इनके पास सर्टिफिकेट है सेल्स फोर्स का, तो सेल्स फोर्स का जब आप सॉफ्टवेयर लेते हो तो सेल्स फोर्स वाले ये बता देते हैं कि हमारे आपके शेयर में हमारे ये जो है ना वो चैनल पार्टनर हैं, और आप चाहें तो उनसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं और वो इंटीग्रेट करके दे देंगे आपके, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सेल्स फोर्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। तो ये बेसिकली काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इस तरह के जब इंस्टॉलेशन ये करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले, तो होता ये है कि इनको जो बड़ा क्लाइंट है ना वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप सेल्स फोर्स के साथ है, और सेल्स फोर्स को बड़े बड़े सेल्स फोर्स का नाम हर कोई जानता है। तो इनकी जो एंट्री है ना वो बड़ी जगह हो जाती है, यानी इनके जो क्लाइंट है ना वो सेल्स फोर्स का जब सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इनका नाम भी जान लेते हैं और इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो इनको क्या है, जो और कोई इनका प्रोडक्ट है, मान लो कंपनी को कोई और रिक्वायरमेंट है, तो ये जो इन्फोबीन्स और उसमें डील करती हो तो इनको क्रॉस सेलिंग में मदद मिलती है। अब बिजनेस गैदर करने की जो इनकी स्ट्रेटेजी है उसको अगर समराइज करें तो उसको लैंड एंड एक्सपेंड स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। लैंड का मतलब जैसे कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है वो वाला लैंड, तो एक बार ये क्या करते हैं,
कोई कंपनी के पास जाते हैं और बहुत ही छोटा उसके लिए कोई काम करते हैं और वो काम इतना एफिशिएंटली करते हैं कि जो कंपनी होती है वो उसको ये विश्वास हो जाता है कि अगर मैं इसको बड़ा काम दूं तो भी ये काम सक्सेसफुली कर लेते हैं। तो ग्रेजुअली ये उस कंपनी के लिए अपना काम करते हैं, धीरे धीरे उस वहाँ पैर फैलाते हैं। तो इसलिए इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको लैंड एंड एक्सपेंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 3 सोर्सेस से आता है। पहला सोर्स है वो है प्रोजेक्ट फीस से, जो वन टाइम जो ये अपना प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं वहाँ से। दूसरा जो इनका आता है वो कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी से, आईटी कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी में से रिलेटेड फीस ये रिसीव करते हैं। और जो तीसरा आता है वो आता है इनका एएमसी टाइप के बिजनेस से या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से, भाई हमारा ये सिस्टम है या हमारा ये सॉफ्टवेयर है या आप मैनेज कर दीजिए और उसके लिए हम साल दर साल आपको फीस दे देंगे। और जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट बेस्ड जो फीस होती है या कंसल्टिंग जो एडवाइजरी फीस होती है वन टाइम होती है, और जो मेंटेनेंस एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो फीस होती है वो रिकरिंग होती है, साल दर साल होती है। अब 185 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट की जो पार्टनरशिप है वो इनकी 9+ ईयर से, यानी एक जो भी क्लाइंट इनके पास हैं वो ऑन एन एवरेज 9 साल से इनके पार्टनर हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। और इनका 95% रेवेन्यू जो है ना वो रिपीट क्लाइंट से आता है। 95% रेवेन्यू इनकी। अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये इनऑर्गेनिकली भी एक्सपेंड करते हैं, यानी कि एक्विजिशन के थ्रू भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 2 एक्विजिशन इन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए हैं। इसके अलावा ये खुद की कैपेबिलिटीज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीख कर अपने नए डिविजन्स खोल कर भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से ये ग्रोथ करते हैं। अब ये इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 95% रेवेन्यू। और अगर ओवरऑल रेवेन्यू देखें उसका 55% यूएसए से आता है, 33% यूरोपियन यूनियन से आता है, 7% यूएई से आता है और लगभग 5% जो है वो इंडिया से आता है। तो इंडिया डिपेंडेंट ये कंपनी नहीं है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये कंपनी है। टोटल 9 ऑफिस इनके हैं, 9 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं। इंदौर इनका हेड ऑफिस है। टोटल इंडिया में 4 ऑफिस हैं, 5 ऑफिस इनके ओवरसीज हैं। इनकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। ये छोटे वाले जो लेबर आर्बिट्राज होता है वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं रहते और इसलिए इनका मार्जिन काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़ ये कि जो इनकी पार्टनरशिप है या जो इनके पास सर्टिफिकेशन है सेल्स फोर्स जैसी या सर्विस नाउ जैसी कंपनीज के, उसके थ्रू ये जो क्लाइंट का एक्विजिशन इनको आसान हो जाता है। तीसरी चीज़ ये जो प्रमोटर की ओनरशिप है वो 70% से ज़्यादा है, जो बहुत ही अच्छी है और पिछले कई सालों में ये कम नहीं हुई है। वीकनेस की बात करूं तो पहली चीज़ ये है कि ये इसका साइज़ जो है ना वो बहुत ही स्मॉल है, 2000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। और इस तरह की जो कंपनीज होती है ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो बड़ी कंपनीज इस तरह की छोटी कंपनीज को प्रेफर नहीं करती हैं और इसके कारण से ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके लिए compete नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनका जैसे 95% से ज़्यादा रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आता है, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन काफ़ी है इनका। और इसी तरीके से ये पीपल डिपेंडेंट है, यानी इनका जितना भी मॉडल है या किसी भी आईटी सर्विसेज का जो मॉडल होता है स्पेशली छोटी कंपनीज का, वह ऑटोमेशन इतना नहीं होता और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पीपल स्पेसिफिक होते हैं। जब तक आदमी इनके पास, आदमी की कॉस्ट बहुत होती है उसमें, अगर आदमी कोई इंपॉर्टेंट आदमी छोड़ के चला जाता है तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ये डिले कर दें या उनसे हो नहीं, या जो नया आदमी लाए वो हाई कॉस्ट पे आए। फिर जो एक और प्रॉब्लम है जो छोटी कंपनीज के साथ होती है, तो ये लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन है। कोई इनका प्रोडक्ट जो है ना ऐसा कट थ्रोट वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के फील्ड में ये काम कर रही हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 2050 करोड़ के आसपास से इनका मार्केट कैप है। आरओई जो है 12.4% है, एवरेज आरओई आईटी कंपनीज के हिसाब से। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपए की इक्विटी पर 4 रुपए का कर्जा है। मैनेजेबल है, कोई खास इनके पास या कहीं नेग्लिजिबल है इनका डेट जो है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो पीई है वो 27 का, एक छोटी कंपनी आईटी सेक्टर में कंपनी जिसका 55% रेवेन्यू जो है यूएसए से आए, वहाँ पर इनका पी जो है वो 27 का है। इनके जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वहाँ पर इनका अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें, यानी पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में अगर मैं रेवेन्यू की ग्रोथ देखूं तो वहाँ पर वो 38% बढ़ा है। जो एबिटा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, वो 89% बढ़ा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 173% बढ़ा है। लेकिन अगर सितंबर
के कंपैरिजन में, सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में मैं देखूं तो वहां से ये परफॉर्मेंस, दिसंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। प्रमोटर के पास 74.5% है, जो इसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और जो एफ आई आई डी आई के पास मिला के, कुल मिला के 1.5% है। और प्रमोटर जो पब्लिक है उसके बाद 24% है रेस्ट, यानी कि आप ये समझ लीजिए मेजर जो होल्डिंग है या तो वो प्रमोटर के पास है या पब्लिक के पास है। तो एक छोटी कंपनी है जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन इसके पास कोई खुद का मोट नहीं है। मोट मतलब कोई इनकी कोई विशेष, इनकी कोई खासियत नहीं है जिसके कारण इनको लगातार बिजनेस मिलता रहे। अब कई बार ये इस कंपनी के लिए कहते हैं कि भाई एआई में काम कर रही है। एआई में देखिए हर कंपनी एआई का यूज करती है, लेकिन उसके द्वारा एआई डेवलप नहीं किया गया है भारत में किसी भी कंपनी के द्वारा, बड़ी से बड़ी कंपनी के द्वारा भी एआई का डेवलपमेंट नहीं है। वो सामने जो काम होता है वो जरूर, सामने का स्ट्रक्चर जो होता है वो जरूर कंपनीज कहती हैं कि भाई एआई लेड सोल्यूशन, लेकिन जो पीछे का सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो या तो चैट जीपीटी वाला सिस्टम होता है, या फिर गूगल वाला सिस्टम होता है एआई वाला सिस्टम, या माइक्रोसॉफ्ट वाला सिस्टम होता है। तो आप तो बेसिकली क्या है, इंजन जो है वो जापानी है, उसके ऊपर आपने जो बॉडी है ना वो आप इंडियन खड़ी करके, इंडियन बॉडी बना के आप ये कह दो ये इंडियन कार है, बट इंडियन कार है नहीं। इस तरह की जो कंपनी है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपको आईटी कंपनीज में ही रहना है तो जो टेक महिंद्रा है या एचसीएल टेक है या परसिस्टेंट सिस्टम है और इस तरह की मिड कैप जो कंपनीज हैं उनमें रहना मच बेटर मैं मानता हूँ, इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज टाइप की कंपनीज में रहने से। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इस तरह का कोई निर्णय करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।